वो एक साथ रीच कर रही थी, एक साथ रीच कर रही थी या नहीं कर रही थी? यस सर। यस सर, एक साथ रीच कर रही थी। एक ही साथ रीच कर रही थी। तो वो तो हो गया हमारा बैलेंस सेक्शन। और वहां पर हमने एक्सयू लिमिटिंग फाइंड किया था। कंडीशन आई थी कि एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग, और वहां से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है। अभी जो अगला सेक्शन है वो कौन सा है? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें स्टील जो होता है वो किससे, हाँ, when the amount of steel is capped less than that in the balance section। मतलब बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील यूज करते हैं, अगर उससे कम स्टील यूज करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कहां शिफ्ट कर जाएगी? अपवर्ड, ऊपर की ओर, अपवर्ड सर। अपवर्ड में। अपवर्ड शिफ्ट करेगी कि नहीं करेगी? देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है लिमिटिंग सेक्शन के लिए। मैंने लिमिटिंग सेक्शन से कंपेयर किया हुआ है। ये लिमिटिंग सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम है। और ये जो फॉर्मूला है देखिए 0.87 FY इंटू AST फॉर लिमिटिंग सेक्शन। तो यहाँ लिमिटिंग सेक्शन के लिए AST है। ठीक है। लगता है स्कैन सही से नहीं हुआ, कुछ वैसी ब्लड है इमेज, कोई बात नहीं। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो AST क्या हो जाएगा, उससे कम आएगा। यस सर, बैलेंस से कम आएगा। इसका मतलब क्या है, टेंशन का जो फोर्स है, जब AST घटेगा तो क्या ये फोर्स नहीं घटेगा? बोलिए, ये फोर्स घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा सर, एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है। हाँ, तो एरिया ऑफ स्टील पे सीधा डिपेंड कर रहा है। तो अगर लिमिटिंग सेक्शन से कम एरिया ऑफ स्टील हम प्रोवाइड करेंगे तो ये टेंशन फोर्स कम निकल के आएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन। मतलब ये है कि ये जो मैंने डैश डैश डायग्राम बना रखा है ये लिमिटिंग के लिए है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ओवरऑल अपने एरिया को घटाएगा कि नहीं घटाएगा? तभी तो टेंशन कंप्रेशन के बराबर होगा। यानी कंप्रेशन जोन का भी जो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया है वो घट जाएगा। बोलिए। यस सर। और ये कब घटेगा, जब न्यूट्रल एक्सिस किधर शिफ्ट करेगी, ऊपर की तरफ। बोलिए। यस सर। है ना? हाँ, तो ये कंडीशन आती है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ स्टील इज केप्ट लेस देन दैट इन द बैलेंस कंडीशन, द न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट्स अपवर्ड टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड दैट इज compression force is equals to tension force. In this process, the CV of the compressive force also shifts upward. Obviously, जब ये टेंशन फोर्स ही कम हो गया और बैलेंस इसी का होता है टेंशन का कंप्रेशन से, तो ये फोर्स भी कम होगा। और जब ये फोर्स कम होगा तो ऑब्वियसली इसकी एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये डायग्राम और छोटा हो जाएगा। और ये डायग्राम जब छोटा होगा कब होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। यही बात हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, बताइए। यस सर, ठीक है। आप लोगों की आवाज मुझे कुछ कम, ठीक है। तो आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है ना? हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि जब जो, जैसे आपने अगर एरिया कम होगा, ठीक है, नाउ अंडर इंक्रीजिंग बेंडिंग मोमेंट स्टील इज स्ट्रेन्ड। अच्छा, जैसे जैसे जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो जाहिर सी चीज है, अगर एरिया ऑफ स्टील कम है तो स्टील पहले अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचेगा। पहुंचेगा। पहले क्या होता था कि स्टील हम यील्डिंग का ही केस मानते थे खाली, और यील्डिंग तक ही कंसीडरेशन करते थे WSM में। पर यहाँ क्या है, यहाँ यील्डिंग से थोड़ा आगे जा रहे हैं स्टील के केस में। तो स्टील अब जब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट बनाओगे तो आपको बढ़ाओगे तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा? बोलिए। नहीं सर, फेल नहीं करेगा। फेल नहीं करेगा, लेकिन हमने जो यील्ड स्ट्रेन जो जिसको माना है वो तो रीच, उसके आगे रीच चला जाएगा स्ट्रेन। बोलिए। देखिए, ये देखिए, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है और न्यूट्रल एक्सिस ये एक्चुअल वाली है। तो जाहिर सी बात है जब इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर जो स्ट्रेन आएगी कंप्रेशन जोन में, ये 0.0035 से तो कमी आएगी। लिमिटिंग में इतनी थी, लिमिटिंग में कब इतनी थी, जब टोटल स्ट्रेन इसके बराबर हो रही थी, जब ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली रीच कर रही थी। अभी साइमल्टेनियसली तो रीच कर नहीं रही है, ये पहले अपनी लिमिट पे पहुंच जा रहा है और इसकी वजह से न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जा रही है। तो जब मैं न्यूट्रल एक्सिस से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये जो यहां कट करेगी, ये ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आएगी कंप्रेशन जोन की मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या ये 0.0035 से कम नहीं होगी स्ट्रेन?
यस सर कम होगी Yes, सर slowly, sir. कम होगी, है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा, अब इसके बाद पहले वहां क्या होता था, इस तरीके की स्टडी नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद अभी यहां पर मैं, चूंकि स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल और वो डिफॉर्मेशन भले शो करेगा लेकिन अभी फेल तो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या मैं ये मानूं कि इसके आगे भी स्ट्रेन पॉसिबल है? यस सर और स्ट्रेन पॉसिबल है इसके आगे ऐसे, इसके आगे जब स्ट्रेन पॉसिबल है तो वो डायग्राम को हम न्यूट्रल एक्सिस से मिलाते हुए चले जाएंगे, तो वो कहीं कहीं डायग्राम, एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब ये जो स्ट्रेन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएगी जहां पर कंक्रीट फेल करता है। होगा कि नहीं होगा? यस यस सर Yes, sir. होगा, sir. है ना। तो कंक्रीट में भी इस टाइम कितनी स्ट्रेन हो जाएगी? 0.0035 जबकि वहां ऐसा नहीं होता था, वहां ऐसा नहीं होता था, वहां सिर्फ और सिर्फ अगर स्टील फेल करता था तो स्टील के ही फॉर्मूला से निकलता था। यहां क्या है, दोनों चीजें एक साथ फेल कर सकती हैं। देखिए यहां पर अगर स्टील में स्ट्रेनिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है, क्या क्या स्टील की स्ट्रेस भी बढ़ेगी? नहीं, स्टील की स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार यील्डिंग हो गई, अब उसके बाद स्ट्रेस तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। और कितनी रहेगी? 0.87 FY। बोलिए, इस बात से एग्री करते हैं मेरी कि मतलब अगर एक बार यील्डिंग पे पहुंच गए, अब स्ट्रेनिंग एक्स्ट्रा हो भी रही है तो उससे स्टील की स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस सर एग्री है सर, है ना। और जैसे जैसे स्ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी तो वो जो है वो दूसरी कौन कौन उसको लेना शुरू कर देगा? अगर मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा, स्टील की स्ट्रेन, स्टील तो स्ट्रेन देगा, लेकिन वो बियर कौन कर रहा होगा एक्चुअली में? वो कौन बियर करना शुरू कर देगा उसके बाद? कंक्रीट। हाँ, यील्डिंग के बाद जो है वो कंक्रीट बियर करना शुरू कर दे, और एक ऐसी लिमिट भी आ जाएगी जहां कंक्रीट फेल कर जाएगा, यस सर है ना। तो ये जो है, ये स्टडी इसकी थोड़ी सी अलग है। अच्छा, ये जो डायग्राम है तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि भाई ये जो टोटल टेंसाइल फोर्स है, और चूंकि एरिया ऑफ स्टील लिमिटिंग से घट गया है तो ये फोर्स कम हो गया, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये वाला क्या है, ये डायग्राम भी जो है छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इसकी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या निकल के आई? देखिए, नाउ under the increasing bending moment, steel is strained beyond 0.87 FY upon ES plus 0.002. इसके आगे जो है स्ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, and the maximum strain in concrete remains less than or equal to. इसको समझते हैं कि लेस देन और इक्वल टू क्यों करेंगे? जिस वक्त हम यहां पर हैं 0.87 FY इस स्ट्रेन पर हैं, तब तक वो कम है। क्या इस सेक्शन में कम होगी कि नहीं होगी? यहां पर कम होगी सर। हाँ, Yes, sir, और होगी। जब इसके आगे पहुंचेंगे तो भी किसी जगह कम होगी, लेकिन जहां ये पॉइंट हमें ए पॉइंट मिल जाएगा, यहां पर जो है वो इसकी स्ट्रेनिंग जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 0.0035 के बराबर हो जाएगी। तो वो यही बोला, इक्वल टू और लेस देन 0.0035। वंस द स्टील हैज यील्डेड इट डज नॉट टेक एनी एडिशनल स्ट्रेस। अगर स्टील में एक बार यील्डिंग हो गई तो क्या वो कोई स्ट्रेस ले पाएगी? नहीं सर, एडिशनल, हाँ, जितनी भी एडिशनल स्ट्रेन है उसके लिए स्टील स्ट्रेस नहीं ले पाएगी, एंड द टोटल फोर्स ऑफ टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या टोटल फोर्स ऑफ टेंशन कांस्टेंट नहीं हो जाएगा उसके बाद? एक बार यील्डिंग हो गई तो हो जाएगा हो जाएगा सर। हो जाएगा सर. ठीक है। हाउएवर कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इंक्रीजेस विद एडिशनल स्ट्रेन। ऑब्वियसली क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? यस सर, करते जाएगी। ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ती जाएगी और कहां तक पहुंच जाएगी मैक्सिमम? 0.0035 स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस 0.45. 45 FC के पर। ठीक है, तो हमारी स्टडी यहीं से शुरू होती है। दस न्यूट्रल एक्सिस एंड CG ऑफ कंप्रेसिव फोर्स शिफ्ट्स अपवर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल एक्सिस को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? अपवर्ड, अपवर्ड, है ना। तो कंडीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या निकल के आई? द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग इन न्यूट्रल एक्सिस कंटिन्यूज अंटिल द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट रीचेस इट्स अल्टीमेट वैल्यू। जब तक ये शिफ्टिंग कब तक चलती रहेगी? जब तक कि कंक्रीट कहां तक नहीं पहुंच जाएगा? स्ट्रेन कंक्रीट मैक्सिमम वैल्यू तक, और यहां पर कंक्रीट क्रश कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस कर जाएगा, क्रश करेगा सर। ठीक है, तो इस तरीके के फेलियर को क्या बोलोगे बताओ? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम तो कहते थे कि ब्रिटल फेलियर होता है, लेकिन यहां तो कंक्रीट बाद में क्रश कर जा रहा है, तो इस तरीके के फेलियर को आप कैसा फेलियर बोलोगे? डक्टाइल फेलियर सर. डक्टाइल फेलियर बोलोगे कि नहीं बोलोगे, या ब्रिटल बोलोगे? कंक्रीट भी तो क्रश कर रहा है सर पहले स्टीन कर रहा है ना सर, तो पहले यस,
Such a beam is referred as under reinforced beam and the failure is called tension failure या डक्टाइल फेलियर। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कंक्रीट के क्रश करने से पहले स्टील में यील्डिंग हो चुकी है, जबकि जब आप लिमिटिंग सेक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पर दोनों में साइमल्टेनियसली यील्डिंग हुई थी, मैक्सिमम स्ट्रेन रीच की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेशक कंक्रीट क्रश कर रहा हो लेकिन यील्डिंग ऑफ स्टील क्या हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है। हुई है या नहीं है हुई है? यस सर। हाँ, तो ये फेलियर किस टाइप का फेलियर कहलाएगा? डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर कहलाएगा। डक्टाइल फेलियर या टेंशन फेलियर, टेंशन से समझ में आ जाता है। एंड ठीक है, तो अब एक बात बताइए, स्ट्रेन इन कंक्रीट कितनी होगी? 0.0035। स्ट्रेन इन स्टील कितनी होगी? 0.87 FY प्लस 0.002। उससे कम होगा सर, उससे कम होगा। उससे कम होगा, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। ये तो मैक्सिमम होगा सर। अच्छा, ज्यादा होगा भाई, यील्डिंग हो गई उसके बाद भी स्ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा हाँ, ज्यादा होगा सर। यील्डिंग हो गई, यील्डिंग की वैल्यू इतनी है, यील्डिंग स्ट्रेन की वैल्यू इतनी है और यील्डिंग होने के बाद भी स्ट्रेनिंग हुई जा रही है। इसका मतलब स्ट्रेन इन स्टील क्या होगी, इससे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ, ज्यादा होगी सर। स्ट्रेस इन स्टील कितनी है? वो तो नहीं बदली। नहीं सर, वो तो कांस्टेंट हो गया था यील्डिंग के बाद, है ना। और मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट कितनी हो गई? 0.45 0.45 क्योंकि स्ट्रेन इन कंक्रीट कहां तक पहुंच चुकी है? अपना मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है। अपना मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है। तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन कितना हो जाएगा? 0.36 FCK XU है ना, क्योंकि XU लिमिटिंग से कोई लेना देना नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो भी हो रहा है वो किसके कंपैरिजन में हो रहा है? जब शिफ्ट की है तो जो XU के ऊपर का डायग्राम है आप उसी को तो कंसीडर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो XU है, XU ये वाला है XU, तो यहाँ के ऊपर का जो रेडिश डायग्राम है सिर्फ उतने के ही से तो आप कंप्रेसिव फोर्स निकालोगे कि पूरे वाले फोर्स से निकालोगे? ऊपर वाले से। ऊपर वाले से। तो उसके लिए कौन सी एक्सिस कंसीडर की जाएगी? XU वाली। XU वाली। बात समझ में आ गई? यस सर। तो कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन कितनी हो जाए? 0.87 FY into AST। तो मुझे कोई ये बताइए कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप कैसे निकालोगे? वो तो वही फॉर्मूला है, टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन, और वहां से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और कंडीशन क्या आएगी? XU इज लेस देन XU लिमिटिंग। हो जाएगा? यस सर। यस सर, हो जाएगा। अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन आ गई। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकालोगे? कंक्रीट वाली। नहीं है, क्यों भाई? अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहां से निकालते हो? स्टील साइड से। तो स्टील साइड से तो ये निकाल दिया, लेकिन मैं यहां ये कह रहा हूं कि दोनों साइड से निकाल सकते हैं। मेरी बात को कोई जस्टिफाई कर दो बस। सर फेल कर रहा है एट ए टाइम ही अंत में ना। यस एग्जैक्टली। हो क्या रहा है कि ओवरऑल तो टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन को ही बैलेंस कर किया जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस क्यों शिफ्ट कर रही है? क्योंकि टेंशन फोर्स हो गया कम, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसने अपने डायग्राम को छोटा कर लिया। तो जब न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट की हुई है तो ओवरऑल टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन ही तो हुआ है। बोलिए। यस सर, समझ गया। है ना। तो फिर इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस वाले केस में यहाँ पर दोनों सेक्शन से निकाला जा सकता है। अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में, लिमिटिंग स्टेट मेथड में दोनों साइड से आप निकाल लेते हो। टेंशन साइड से निकालना चाहो तो टेंशन से भी निकाल लो, और कंप्रेशन साइड से निकालना चाहो तो कंप्रेशन साइड से भी। शर्त ये है कि वहां पर XU रखा जाएगा। बात नहीं समझ? बोलिए सर, थोड़ा सा एक बार फिर से बताएंगे सर, नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर वहां पर आप जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे वो कहां, किस साइड से निकालते थे? स्टील सेक्शन। स्टील सेक्शन से। अच्छा, क्या कंक्रीट साइड से नहीं निकाल सकते थे? मैं तो कहता था कि सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, और वहां से जो रिलेशन निकलता है M सिग्मा CBC और सिग्मा ST वाला, तो वहां से सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, और जो एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट है उसके कंपैरिजन वो वैल्यू रख के और आप जो है डायरेक्ट कंक्रीट साइड से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये बात मैंने नहीं बताई थी क्या वहां पर? बताई थी सर आप। बताए थे। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि कंक्रीट भी तो फेल कर जा रहा है, क्रश कर जा रहा है, यानी वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो हैं वो स्टील को उसकी यील्डिंग के बाद भी स्ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से कंक्रीट पहुंच गया अपनी मैक्सिमम लिमिट पर। तो जब दोनों ही अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गए तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते क्या 0.36 FCK वाला? कर सकते हैं।
इसलिए मैंने कहा कि इस वाले लिमिट स्टेट मेथड में आप जो है वो अंडर इन्फो सेक्शन में दोनों साइड से निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि आपको एक्सयू हमेशा एक्चुअल एक्सयू ही रखना पड़ेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वही रखनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ गए सर। ठीक है। Yes, sir, और बैलेंस सेक्शन में तो समझ में ही आया था। बैलेंस सेक्शन में तो वहां एक्सयू की जगह क्या रखते हो? एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिटिंग। अब तीसरा सेक्शन है क्या? ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर इन्फोर्स सेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें सर बैलेंस सेक्शन से ज्यादा स्टील का यूज करते हैं। बैलेंस सेक्शन से स्टील का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ स्टील इज कैप्ट मोर देन दैट इन बैलेंस सेक्शन, द न्यूट्रल एक्सिस टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड एंड स्ट्रेन इन स्टील रिमेन्स इन इलास्टिक रीजन। इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने यहां पर सपोज करो एएसटी बढ़ा दिया, यहां क्या है कंडीशन? एएसटी इज ग्रेटर देन एएसटी मिनिमम। तो जब एएसटी मैंने बढ़ा दिया तो क्या टेंशन फोर्स नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। और अगर टेंशन फोर्स बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करना है तो क्या ये ब्लू वाला स्ट्रेस डायग्राम नीचे रेड वाले तक नहीं आ जाएगा? आ जाएगा क्योंकि इसको तो भाई इसको यहां तक, यहां भी जब आप लिमिटिंग सेक्शन में थे तो आप 0.45 पे पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए थे? है ना? तो अब स्ट्रेस डायग्राम को नीचे आने के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? तभी तो एरिया बढ़ेगा इसका। बताइए। यस सर, नीचे की ओर हाँ, तो क्या इसकी एक्चुअल डेप्थ, इसके लिए क्या कंडीशन है? इस डायग्राम में मैं एक्सयू लिखना भूल गया, तो क्या इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन में क्या कंडीशन निकल के आएगी ओवर इन्फोर्स कंडीशन के लिए कि एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग? ये कह सकते हैं? यस सर। ठीक है। लेकिन एक चीज साथ में ये है कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन है तो स्टील तो आपने सफिशिएंट दे दिया, और कंक्रीट में क्या स्ट्रेनिंग पहले नहीं होगी? कंक्रीट में पहले कंक्रीट फिट कर जाएगी सर। और मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? 0.0035। लेकिन जब इसके स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस तो नीचे शिफ्ट कर गई है, ये जो रेडिश लाइन दिखा रही है, डॉट डॉट लाइन है, नीचे की रेड लाइन है। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा इससे तो क्या स्ट्रेन इन स्टील अपनी यील्ड वैल्यू से कम होगी कि नहीं होगी? यस सर, कम हो जाएगा। हाँ, तो यही चीज है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ स्टील is capped more than that in balance section, the neutral axis tends to move downward and the strain in steel remains in elastic region. ठीक है। If the beam is further loaded, अगर बीम को दोबारा से लोड किया जाए, the strain and stress in steel keep on increasing and so the force of tension. ठीक है। अब क्या करेंगे? फोर्स ऑफ टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर मैं इसके अलावा। लेकिन क्या इसके बाद मैं ऊपर जा सकता हूं? क्या इसके आगे मैं चला जाऊंगा? नहीं सर, ये तो मैक्सिमम है। ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। Thus, to maintain the equilibrium, tension and compression forces, the area of concrete resisting the compression has to increase. मैंने जो बोला ना कि अगर टेंशन फोर्स बढ़ गया है, एरिया आपने बढ़ा दिया तो टेंशन फोर्स तो बढ़ ही गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो कंप्रेशन वाला एरिया है इसको भी बढ़ना पड़ेगा, और इसको बढ़ने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड एंड द स्टील वेल विद इन द इलास्टिक लिमिट। और स्टील किसके अंदर रहती है? अपना इलास्टिक लिमिट के अंदर रहती है। इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे? ओवर एनफोर्स बीम। सॉरी, यहां पर अंडर लिख गया। ये कौन सी बीम होगी? ओवर एनफोर्स। हाँ, यहाँ अंडर लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट करके नया पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो ये ओवर इन्फोर्स बीम हो गई। और ये फेलियर जो है वो कैसा फेलियर कहलाएगा? बीटन फेलियर। हाँ, कंप्रेशन फेलियर या बेटन फेलियर। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो अब ये इसका न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या कंडीशन निकल के आएगी? न्यूट्रल एक्सिस तो वही होती है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलती है? टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन, और टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन करेंगे तो 0.87 Fy into AST upon 0.36 FCK into B करेंगे। और ये किससे ज्यादा होनी चाहिए? एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा होना चाहिए। एक्सयू लिमिटिंग के। तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकालोगे? कंप्रेशन साइड से सर। कंप्रेशन साइड से निकालेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि कंप्रेशन साइड से मोमेंट निकालते वक्त यहां पर एक्सयू की जगह आप क्या रखोगे? एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो जो एरिया है वो बढ़कर और नीचे आ गया एक्सयू लिमिटिंग, मतलब तो एक्सयू लिमिटिंग तक, जब एक्सयू लिमिटिंग से भी आगे बढ़ गया तो फिर तो हमें एक्सयू रखना चाहिए था ना।
हमने एक्सयू लिमिटिंग ही तक क्यों रोक दिया? इसका मतलब हमने स्ट्रेस डायग्राम का सिर्फ इतनी वैल्यू ही कंसीडर की है। सर क्योंकि रियल में उतना ही है, बस वो Yes, इमेजिनरी इससे है। ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। जाएगा क्या? नहीं सर, बताइए ना। वो imaginary 0.45 मैक्सिमम स्ट्रेन तक पहुंच गए, मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंच गए, और मैक्सिमम स्ट्रेस तक एक बार जब पहुंच गए तो क्या इससे आगे जाया जा सकता है? नहीं सर, उसका तो ब्रिटल फेलियर हो जाएगा सर। है ना? तो फिर तो ब्रिटल फेलियर हो ही जाएगा। तो फिर ये यहां तक पहुंचेंगे कहां? इसका मतलब जो भी आपने टेंशन में एक्स्ट्रा एएसटी दिया है वो यूजलेस रह जाएगा। रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? हाँ सर। सर यस सर। है ना? तो इसलिए जो टेंशन कंप्रेशन जोन से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लिख रहे हैं उसमें एक्सयू की जगह क्या रखते हैं यहाँ पर? एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिटिंग। क्या टेंशन साइड से इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है? नहीं सर। जब बैलेंस ही नहीं हो रहा है तो फिर कहां से निकाल लोगे भाई? बैलेंस तो हो रहा था इस वाले डायग्राम से, जो रेड वाला डायग्राम बनाया था। अगर मैं यहाँ पर एक्सयू लिमिटिंग की जगह एक्सयू रखता तो फिर ये दोनों बैलेंस हो जाते और तब ये कह सकते थे दोनों साइड में से किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम यहां तक पहुंच ही नहीं रहे और यहीं पर रुक जा रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा एरिया ऑफ स्टील वेस्ट नहीं हो गया? यस सर। और अगर हम हो गया सर। और अगर हम बढ़ा हुआ एरिया ऑफ स्टील यहां रख देंगे तो क्या वो एक्चुअल टेंशन फोर्स देगा? नहीं सर। नहीं देगा। इसलिए क्या यहां पर टेंशन साइड से आप एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर। है ना? तो लिमिट स्टेट मेथड और डब्ल्यूएसएम में एक डिफरेंस आया कि वहां पर बैलेंस सेक्शन के लिए कंडीशन आती थी एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल लेते थे। टेंशन जब आप अंडर रिइंफोर्स बीम की बात करते थे तो वहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे निकालते थे? हमेशा किससे प्रेफर करते थे? टेंशन साइड से प्रेफर करते थे अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए। और अगर मुझे एक्चुअल निकालना भी होता था तो मैं एक्चुअल स्ट्रेस फाइंड करता था कंप्रेशन जोन की और वहां से मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालता था। यहां क्या डिफरेंस हुआ है? यहां ये डिफरेंस हुआ है कि टेंशन या कंप्रेशन अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के केस में दोनों से निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि बस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का इस्तेमाल करना होगा। बात समझ में आई? यस सर। दूसरी चीज ओवर रिइंफोर्स सेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर ओवर रिइंफोर्स सेक्शन कहां तक लिमिट कर दिया? एक्सयू लिमिटिंग तक सर। एक्सयू लिमिटिंग तक लिमिट कर दिया। इसका मतलब वहां पर निकालते कंप्रेशन साइड से ही है। मैं कंप्रेशन साइड से ही वहां पर भी निकालते थे और यहां पर भी निकाल रहे हैं, पर यहां पर एक्सयू लिमिटिंग ही रखेंगे क्योंकि उसके ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। जा रहे हैं क्या? नहीं सर। और अगर नहीं सर, वहीं पर रुक जा रहे हैं। तो क्या टेंशन और कंप्रेशन बैलेंस हो पाएगा इस सूरत में? नो नहीं सर। और अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या एरिया ऑफ टेंशन साइड से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस केस में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत कॉमन सी चीज डिफरेंसेस हैं जो आपको हर वक्त माइंड में रखना है जब आप लिमिट स्टेट या वर्किंग स्ट्रेस की साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्ट्रेन इन कंक्रीट कितनी हो जाएगी इस केस में ओवर इन्फोर्स सेक्शन में? उतना ही रहेगा सर। 0.0035 सर। ठीक है। Maximum। स्ट्रेन इन स्टील कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम से कम रहेगी सर। मैक्सिमम से कम रहेगी। वहां क्या करते थे? डिक्रीज कर जाएगी। अंडर इन्फोर्स में क्या करते थे कि स्टील जब एक्स्ट्रा ले सकता था तब हम जो है कंक्रीट की मैक्सिमम पे भी पहुंच जाते थे, लेकिन यहां तो ले ही नहीं सकता ना। यहां कंक्रीट एक बार ब्रिटल फेलियर हो गया फिर कहां स्ट्रेन ले पाएगा? तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें जो स्ट्रेस स्टील की है वो उससे कम ही रह जाएगी हमेशा। और स्ट्रेस इन कंक्रीट कितनी आएगी? वो तो मैक्सिमम हो जाएगा 0.45। और स्ट्रेस इन स्टील कितनी हो जाएगी? जब स्ट्रेन ही अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंची तो स्ट्रेस इन स्टील कितनी हो जाएगी? लेस देन 0.87 है ना, जिसको कंसीडर नहीं करते फॉर्मूला में कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है ना। इसीलिए तो टेंशन साइड से हम नहीं निकालते हैं एमयू लिमिटिंग। निकालते हैं क्या? नहीं सर। है ना। तो कंक्रीट हैज नो स्कोप टू गो बियॉन्ड 0.0035, जबकि स्टील के पास ये स्कोप था कि वो अपनी यील्ड स्ट्रेन के बाहर जा सकता था, ठीक है। तो ये कैसा फेलियर हो जाएगा यहाँ पर? ब्रिटल फेलियर। हाँ, ब्रिटल फेलियर। तो दिस टाइप सेक्शंस आर अवॉइडेड। सर तो इस केस में सर हम लोग रीडिजाइन करेंगे या फिर डबल रिइंफोर्समेंट करेंगे? रीडिजाइन। हम मोमेंट कैलकुलेट ही नहीं करते, रीडिजाइन करते हैं। वो पूछेगा कमेंट करिए इस टॉपिक पर, इस पर, तो आप कहोगे कि आप रीडिजाइन करेंगे, डबल रिइंफोर्स सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन है भी ऐसा, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। बात समझ में आई? ये एनालिसिस समझ में आई?
बैलेंस्ड, सिंगली रीइंफोर्स और डबली रीइंफोर्स। अब बताइए डिजाइन की अगर हम बात करें सिंगली रीइंफोर्स बीम की, तो डिजाइन कितने तरीके की होती है? कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की सर। एक जिसमें साइज दिया हुआ होता है और एक जिसमें साइज नहीं दिया होता है। जिसमें साइज नहीं दिया होता है उसे कैसा सेक्शन मान के डिजाइन कर देते हैं? बैलेंस। बिल्कुल, सबसे Balance आसान वही है। तो स्टेप्स क्या फॉलो करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? बेंडिंग मोमेंट फाइंड करोगे। बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लोगे, जो भी लोड लग रहा है उससे बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा क्या? यस सर। और वो कैसा बेंडिंग मोमेंट होगा? ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया हुआ। यस, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होगा, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपके पास बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? कोई भी विड्थ अज्यूम कर लेंगे। विड्थ अज्यूम करते हैं ना कि नहीं? बैलेंस सेक्शन को डिजाइन करते वक्त ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं है ना? विड्थ अज्यूम करते हैं, और अगर विड्थ नहीं अज्यूम करते हैं तो फिर क्या b/d का रेशियो अज्यूम कर लेते हैं। ये भी तो कर सकते हैं। हाँ यस। और यहां से जो है हमारे पास क्या मिल जाता है? डेप्थ की वैल्यू आ जाती है। डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन RB। R क्या होता है? कांस्टेंट होता है सर। कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.36 FC के B J into K। 0.36 FC के J into K, where J is 1 minus 0.42 K/3। अरे नहीं भाई, उधर पहुंच गए आप, WSM में पहुंच गए, LSM में रहिए ना। 1 minus 0.42 K। और K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू क्या D होगा सर। हाँ बिल्कुल, K की डिपेंड करती है कि वो कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं। जो सा स्टील होता है, जैसे अगर Fe415 की बात कर रहे हैं तो 0.48 होता है, Fe250 की बात करें तो 0.53 होता है, और Fe500 की बात कर रहे हैं तो 0.46 होता है। ये था सर कि K का वैल्यू जैसे कि इन्हीं तीनों स्टील का सिर्फ दिया हुआ है सर IS कोड में, और बाकी अलग स्टील का यूज करेंगे तब सर तो ये निकालना होगा फॉर्मूला से। तो आपको वो फॉर्मूला से निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और यही 3 आएंगे। अगर है तो वो तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, वहीं से सारी वैल्यूज आई है, वहां पुट कर देंगे। कैसे आई थी वो हमने समझा ही था। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या होगा? एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या फॉर्मूला था? बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई 0.87 F/AST JD। ये वाला फॉर्मूला होता है वहां के? नहीं होता है ना? तो ये तो हो गया बैलेंस सेक्शन का डिजाइन। ठीक है, अगर सेक्शन आपको गिवन नहीं है, लेकिन अगर सेक्शन दे दिया जाए तो सर नीचे में भी AST लिख दिया सर, यहाँ नहीं ना होगा? अच्छा, 2 जगह AST है। हाँ यहाँ AST नहीं होगा, 0.87 F/JD। ठीक है, हाँ ठीक है। AST कैसे होगा? AST तो फाइंड ही करना है। यस सर। ठीक है, AST कैसे रख दोगे वहां पर? AST फाइंड करना है। वो एक्चुअली फॉर्मूला याद रहता है ना दिमाग में, वो शायद वहीं लिखे है इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, उसको करेक्ट कर देंगे। PDF में दो चेंजेस हैं वो करने। ठीक है, मैं करके भेज दूंगा दोबारा से। कुछ मुझे ब्लड भी लग रहा है ये PDF, है ना, थोड़ा सा सही से स्कैन करके दे दूंगा मैं, होगा पॉसिबल, दोबारा से अपलोड कर दूंगा। दूसरा, साइज अगर नहीं दिया हुआ होता है तो उसे कैसे डिजाइन करते हैं? तो चेक करते हैं कि ये कैसा सेक्शन है। क्या याद आ रहा है कुछ? यस सर। अगर साइज दिया हुआ नहीं होता है तब फिर हम जो है मान लेते हैं कि ये बैलेंस सेक्शन है। लेकिन अगर साइज दे दिया तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा ना कि ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन है या ओवर इन्फोर्स सेक्शन है। अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन है तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन के फॉर्मूला को यूज करते हुए हम डिजाइन कर देते हैं। लेकिन अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन है तो फिर हम क्या करेंगे? उसको रीडिजाइन करेंगे एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम में। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आपने बेंडिंग मोमेंट पता किया। यस सर। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कहने का मतलब फैक्टर्ड है ना। डिजाइन का मतलब क्या है? फैक्टर्ड सर। फैक्टर्ड। और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? WL²/8। ठीक है, तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब मुझे पता करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग सेक्शन का तो पता हो कि लिमिटिंग सेक्शन का कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है।
तो मैंने लिमिटिंग सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता कर लिया। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, mu limiting is equals to RBD स्क्वायर, R या Q कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया, RBD स्क्वायर से हम लिमिटिंग सेक्शन का निकाल लेंगे। अगर सेक्शन गिवन है तो सारी डायमेंशन तो आपको पता है, तो क्या लिमिटिंग सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा? यस सर, निकल जाएगा सर। और अगर लिमिटिंग सेक्शन का आ जाएगा तो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है डिजाइन वाला, वो कंपेयर भी हो जाएगा। अगर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट लिमिटिंग से कम आया, इसका मतलब कैसा बीम है, अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन। और अगर बेंडिंग मोमेंट डिजाइन वाला ज्यादा आ गया लिमिटिंग से, तो ये कौन सा सेक्शन होगा, ओवर ये तो ओवर इनफोर्स हो जाएगा। ओवर इनफोर्स के केस में क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन करें, डिजाइन एज अ डबली रीइंफोर्स सेक्शन सिंस ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आर नेवर डिजाइन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अभी हमारा ये पार्ट नहीं है, इस पार्ट को हम अगले चैप्टर 2 में यूज करेंगे, तो इसलिए अभी इस पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसी वाली कंडीशन के साथ जाना है। ये कंडीशन आ गई, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आ गया, और अगर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आ गया तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए आपको डिजाइन करने के लिए, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक्सयू चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो आपको एक्सयू चाहिए। तो एक्सयू के लिए यहां कोई और इक्वेशन है क्या, बताइए। एक्सयू के लिए क्या कंडीशन होती है, टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन। टेंशन फोर्स तभी निकलता है जब एरिया ऑफ स्टील पता होता है। इसका मतलब हम वो फॉर्मूला तो नहीं इस्तेमाल कर सकते एक्सयू के लिए, नहीं सर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बेनिफिट ये है कि यहां पर टेंशन साइड या कंप्रेशन साइड दोनों से ही बेंडिंग मोमेंट निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब हम टेंशन साइड के से तो एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा, और कंप्रेशन साइड से क्या निकाल लेंगे यहां पर, एक्सयू। तो यहां कंप्रेशन साइड का फॉर्मूला लगाइए और यहां से एक्सयू की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये बनेगी या नहीं बनेगी सर। हाँ, तो ये यहां से एक्सयू आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा सर। यस सर। और एक्सयू अगर आ गया तो टेंशन साइड वाले में फॉर्मूला में ये वैल्यू एक्सयू की पुट करके एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, यस सर, है ना। तो ये जो है ये आपकी डिजाइनिंग का मतलब ओवरऑल डिजाइनिंग कैसे की जा सकती है, ये हमने आज पढ़ लिया, है ना। अगले सेक्शन क्लास तक मुझे उम्मीद है कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। बिल्कुल वैसे न्यूमेरिकल है जैसे हमने पहले पढ़े हुए थे, उन्हीं से रिलेट करते हुए जाना है। उनको तो आपको पढ़ना भी नहीं था, लेकिन अभी रिलेट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, न्यूमेरिकल जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अभी डिजाइन हो गया। ठीक है, इसके लिए कुछ और दे रखा है मैंने, जैसे वहां बताया था कि वहां पर आपको ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल करना, पहले एक्सयू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां पर एक्सयू में एक क्यूबिक इक्वेशन आती थी, अगर याद करिए, और क्यूबिक इक्वेशन से एक्सयू निकलता था, और तब जो है आप एग्जैक्ट एरिया ऑफ स्टील फाइंड करते थे। बहुत लंबी प्रोसेस था, टिपिकल था। तो इसलिए मैंने एक अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ स्टील का भी फॉर्मूला बताया था, और क्या बताया था कि इस बेंडिंग मोमेंट को आप लिमिटिंग के बराबर कर दीजिए। लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY into AST D minus 0.42 XU लिमिटिंग। बस XU की जगह, क्योंकि XU ही अननोन है, अगर XU यहाँ पता चल जाए तो एरिया ऑफ स्टील तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर XU लिमिटिंग रख दीजिए, और जैसे ही आप लिमिटिंग रखेंगे तो D कॉमन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, J बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। तो J, हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट BMU upon 0.87 FY into JD। यस सर। लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे, टेंशन से, क्योंकि यहाँ आसान है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम यहाँ पर हमेशा जो है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील ही फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन चूंकि वहां रिलेट करवाया था इसलिए यहाँ बता दिया है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो बिना किसी मतलब एक्सयू कैलकुलेट किए आपको डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील दे सकता है, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट दे ऐसा भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है नीचे आपको लिखा हुआ है, ये कंपटीशन एग्जाम में अक्सर इस्तेमाल होता है। इसका यूज आपको आपकी किसी किताब में नहीं मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक्सयू वहां पर कैलकुलेट नहीं करते, और डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप जो है एएसटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कहीं एक्सयू है क्या? नहीं सर। नहीं, देखिए इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में 0.5 फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं और 0.5 फॉर्मूला भी बोलते हैं। 0.5 इसलिए बोलते हैं कि उसकी जो पहली टर्म है 0.5 आती है। ठीक है, तो इसको 0.5 फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही एरिया ऑफ स्टील देगा जितना वो देगा, हालांकि आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है
determine the depth of neutral axis of a beam 250 into 400 mm effective reinforced with 3 bars of 20 mm diameter. Also check for the type of section. कैसा सेक्शन है ये भी बताना है, और सिर्फ क्या पूछा है उससे, उसने आपसे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पूछी हुई है। कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल है भैया। टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन कर दीजिए, यहाँ से XU आ जाएगा, और यही पूछा हुआ है। बाकी सारा डेटा आपको गिवन है। डेटा देखिए, देख लीजिए। FCK कितना होगा? 20 न्यूटन पर मीटर। FY कितना होगा? 450। B आपको दिया है, D आपको दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील आपको दे रखा है, 3 बार है 20 mm डाया की, तो ये एरिया ऑफ स्टील आ गया। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए यही चीजें चाहिए होती हैं, तो यहां से फॉर्मूला में रख दीजिए, और यहां से आपके पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी। ये पहला आंसर हो गया। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया? 189 mm। और पूछ रहा है ऑल्सो चेक फॉर द टाइप ऑफ सेक्शन, मतलब बैलेंस्ड है, अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड है, ये भी बताइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग डेप्थ पता करनी पड़ेगी। यस सर। और लिमिटिंग डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ Fe415? 0.48 D। तो यहां से 192 mm आ गया। दोनों में कौन सा ज्यादा है? XU लिमिटिंग। कैसा सेक्शन हुआ? लिमिटिंग अंडर एनफोर्स सेक्शन हो गया? हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ डायमेंशन 250 by 350 mm। ठीक है, ये कौन सी डायमेंशन दे रखी है? ओवरऑल डायमेंशन। ओवरऑल डेप्थ दे रखी है, इसका मतलब कवर पता होना जरूरी है, ठीक है। द एरिया ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 bars 12 mm diameter placed at a distance of 40 mm from the bottom of the beam। क्या दे दिया? कवर दिया सर। 40 mm कवर दे दिया सर। कवर दे दिया। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला? यस सर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, डी आपने निकाली 350 माइनस इफेक्टिव कवर 40 mm दे रखा है, तो 310 हो गया। एरिया ऑफ स्टील आपको दे रखा है, FC दे रखा है, FY दे रखा है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। यस सर। लिमिटिंग डेप्थ निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है, दोनों में कौन सी ज्यादा है? XU लिमिटिंग। कैसा सेक्शन सर? कैसा सेक्शन? अंडर एनफोर्स सेक्शन। अंडर इनफोर्स हो गया, तो किसी भी साइड से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मैंने दोनों साइड से निकाल के दिखाया हुआ है, दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, 34.44 किलो न्यूटन मीटर। हो जाएगा? हो जाएगा सर। बताइए सर। बोल रहे ना सर कि ऊपर में सर क्वेश्चन में सर जो डी दिया हुआ ना सर, तो ओवरऑल सर इफेक्टिव कवर होता है, जैसे कि सर पढ़ रहे थे सर आगे बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। अब पेज नंबर 46 में तो उसमें क्लॉज में दिया सर 26.5 पार्ट 1 में कि जो मतलब कि कवर सर, ये कवर देगा तो सर, तो जैसे कि सर मैं कहने का स्टील बार के जो इफेक्टिव कवर होता है ना सर, तो सेंटर में बीच में ना सर, लेकिन अगर कवर कर देगा तो सर तो उसके नीचे ना देखिए उसको नॉमिनल कवर, वही चीजें हम बात कर रहे हैं। नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर दो चीजें होती हैं। अगर इफेक्टिव कवर हमें पता है तो हम ओवरऑल डेप्थ में से सीधे माइनस कर देंगे, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। लेकिन अगर नॉमिनल कवर दिया हुआ है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? नॉमिनल कवर में आप रेडियस ऑफ बार, डाया नहीं, रेडियस ऑफ बार, रेडियस ऑफ बार ऐड करेंगे, तब वो इफेक्टिव कवर बनेगा, और उसको माइनस करेंगे किस में से? ओवरऑल डेप्थ में से। तो आनंद का क्वेश्चन ये है कि सर इसमें कुछ तो दे नहीं रखा है, आपने कैसे इफेक्टिव कवर कंसीडर कर लिया? वो ये कह रहा है। बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? यस सर, समझ गया सर। यस सर। तो मैंने क्यों इफेक्टिव कवर उसको माना हुआ है, ये मुझे कोई बता सकता है? सर मैंने उसे उसमें तो लिखा हुआ है सर कि ये 3 बार जो है सर वो 40 mm फ्रॉम बॉटम लिखा हुआ है सर। हाँ, 40 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीम, वही कवर होता है। तो मैंने ये यहाँ जो है वो कहाँ प्लेस कर रखा है? मैं किसी भी चीज को अगर बार को प्लेस करूं किसी पोजीशन पे, वो कहे कि इस पोजीशन पे प्लेस करना है, तो क्या उसका सेंटर प्लेस करोगे या उसका बॉटम प्लेस करोगे? सेंटर पे सर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इफेक्टिव कवर हो जाएगा। इफेक्टिव कवर दिया हुआ है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? कि मैंने कहा कि एक चीज प्लेस करनी है, जिसका एक सर्कुलर चीज है, इस जगह पे प्लेस करनी है, ठीक है? तो
क्या प्लेस करोगे, उसका बॉटम प्लेस करोगे या उसका मतलब सेंटर को प्लेस करोगे? सेंटर को प्लेस करना चाहिए। सेंटर को प्लेस करेंगे, और जब सेंटर को प्लेस करेंगे तो ये जो 40 mm है ये क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कवर हो जाएगी। इफेक्ट है, या फिर वो वर्डिंग्स में बिल्कुल क्लियर कर देता कि नॉमिनल कवर है। अगर वो क्लियर कर देता कि इट इज अ नॉमिनल कवर, तब फिर जो है डाया ऑफ बार को आधा करके हम और ऐड कर लेते उसमें। बात मेरी समझ में आई आनंद? यस सर। ठीक है, कोई इशू? नो सर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये वाला? हो गया सर। यस। देखिए दोनों साइड से कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए दोनों साइड से ये आंसर सेम आया है, इसीलिए मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। आपको जरूरत नहीं है, आप जहां से चाहे वैसे वहां से उस साइड से कैलकुलेट करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग डायमेंशन एज 300 by 550 mm इफेक्टिव। 300 by 550 है इफेक्टिव डेप्थ। द बीम इज रीइंफोर्स्ड विद 1963 mm स्क्वायर ऑफ स्टील, डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील उसने दे दिया, इन द टेंशन जोन। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ऑल्सो कमेंट ऑन द डिजाइन ऑफ द बीम। मतलब कमेंट भी करना है कि क्या कैसी डिजाइन होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब सब कुछ डेटा आपको दे रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ओवर इन्फोर्स सेक्शन निकल के आया है, और अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन आया है तो उसने तो हमसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ था, तो हम तो कम से कम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बता ही सकते हैं। उसके लिए एक्सयू की जगह क्या रख दिया हमने? एक्सयू लिमिटिंग रख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो पूछ रहा है डिजाइन पे कमेंट करिए, तो हमें क्या कमेंट करना चाहिए? डिजाइन करेंगे। और कैसे डिजाइन करेंगे? बोलिए, अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आए? यस सर, समझ में आया। यस सर। कोई इशू है क्या किसी को? नो सर। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कंप्लीट। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास यही ऑफ। अगर सर एक क्वेश्चन था सर कि जैसे आनंद पूछा कि उसमें इफेक्टिव कवर नहीं पता चल रहा है, तो अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि क्लियर कवर दिया हुआ है, यस, और स्टीरअप का डाया दिया ही नहीं है सर, हाँ, तब क्या लेंगे सर? तो क्लियर कवर मतलब स्ट्रप का डाया नहीं दे रहे हैं। जैसे क्लियर कवर दिया हुआ रहता है सर, तो स्टीरअप का भी डाया हम लोग लेते हैं, और फिर मेन बार का हाफ भी लेते हैं। आप भी लेते हैं, तब जाकर हाँ बिल्कुल, तब जाकर मिलता है सर। तो हाँ, मेन बार का ही डाया ले लेंगे सर स्टीरअप की जगह पे। मुझे समझ इफेक्टिव कवर स्मॉल इफेक्टिव कवर फाइबर 2 ले लीजिए तो नहीं हो जाएगा सर, डाया का आधा सर, क्लियर कवर कर लेंगे सर। आनंद, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इको कर रहा है बहुत ज्यादा आवाज, मतलब कुछ आसपास है क्या? नो सर। हाँ, तो आप बोलिए ना सर। ऐसा भी तो कर सकते हैं सर कि क्लियर कवर को जो ले लेंगे सर, और 5 + 5/2 कर देंगे, उसका बार का आधा कर देंगे सर, और हाँ, बिल्कुल। अब कुंदन बोलिए, कुंदन क्या बोल रहे हैं? सर जैसे कि इफेक्टिव कवर बराबर एक फॉर्मूला होता है ना सर, क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ स्टीरअप प्लस मेन बार का डाया का हाफ। हाँ, ठीक। क्वेश्चन में सर देखते हैं कि स्टीरअप का कोई जिक्र ही नहीं रहता है सर। हाँ, स्टीरअप का कोई जिक्र नहीं होता है, इसीलिए वो नॉमिनल वाला दे देता है। नॉमिनल का मतलब हुआ नॉमिनल कवर, मतलब वो स्टीरअप की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ बार के नीचे की जितनी डिस्टेंस है वो दे दी है उसने। अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है, शियर स्ट्रप जब आप डिजाइन करोगे तभी ना, जब स्ट्रप का डाया पता चलेगा। हाँ सर। तो शियर स्ट्रप का तो केस है नहीं, ये अभी हमें कैसे पता है? ये चीज शायद है ना, ये चीज कुछ लोगों को अभी नहीं पता होगा, इतनी बात अभी समझ में भी नहीं आ रही होगी कि हम क्लियर, नॉमिनल और इफेक्टिव में किसकी बात कर रहे हैं। एक दिन मैं डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन जब हमें कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसको कैसे कंसीडर करें, बताइए क्या करें? हाँ सर, अभी मतलब मान लेते हैं सर कि ना तो हैंगर बार है ना ही स्टीरअप। हाँ, कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है ना, बस अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब डाया ऑफ बार जो भी हाफ है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, लास्ट में कौन ज्वाइन किया? गोल्डन। यस सर।